प्रोवाइड करना है, और मैं आगे आपको स्टेप्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप समझ सकें कि कोई स्नेक वेनेमस था या नॉन वेनेमस है, जहरीला है या जहरीला नहीं है, और उसी का ट्रीटमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई स्नेक अगर जहरीला या जहरीला नहीं है, पॉइजनस या नॉन पॉइजनस है, तो कैसे समझें। अगर कोई स्नेक पॉइजनस होगा तो उसके जो फैंग मार्क्स है, जब उसने हमें बाइट किया है, उसके जो फैंग के मार्क्स है, दो गोल गोल निशान, जैसे कि आप बहुत बार मूवीज वगैरह में देखते हैं या पिक्चर्स में देख पाएंगे, आप अगर आप गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा कि दो गोल गोल निशान एकदम एक सीध के अंदर में आपके स्किन के ऊपर में आपको मिलेंगे, जहां से ब्लड या कोई भी एक लिक्विड जो हमारे बॉडी में होता है वो निकल रहा होगा। ओके, सो स्नेक बाइट का जो निशान है, जो फैंग मार्क्स है, वो हमारे बॉडी पे रह जाते हैं। इसी के साथ में उनकी जो आईज होती है वो इलेप्टिकल शेप की होती है, वो ओवल शेप की होती है, वो राउंड शेप की नहीं होती, जो कि नॉन पॉइजनस स्नेक का एक ये समझने का तरीका है कि जो नॉन पॉइजनस स्नेक होगा उनकी जो आंखें होंगी, जो प्यूपिल होगा वो राउंड इन शेप होगा, और उनके वो जो फैंग मार्क्स, अगर उन्होंने आपको बाइट कर भी लिया तो उनके पास में वो फैंग्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपना जहर आपके बॉडी में फैला सके। ओके, तो इससे आप बाइफरकेट कर सकते हैं एक नॉन पॉइजन और एक पॉइजनस स्नेक के अंदर में। बट क्योंकि हम एक प्रोफेशनल नहीं है, हम कोई डॉक्टर नहीं है, तो हमें सभी का ट्रीटमेंट ऐसे ही करना है। कोई भी चीज का हम मेडिकल फर्स्ट एड दे रहे हैं तो हम ऐसे ही ट्रीटमेंट करेंगे कि जैसे उनको पॉइजनस स्नेक ने काटा है। ओके, तो जब आपने ये समझ लिया कि हमें पॉइजनस स्नेक ने काटा है, तो हमें सबसे पहले पहले ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है, व्हाट आर वी नॉट सपोज टू डू। ओके, तो स्नेक के केस में, जो स्नेक बाइट के केस में जो बहुत इजीली कॉमनली बोला जाता है कि जहां पे स्नेक ने बाइट किया है उसके ठीक ऊपर में बहुत टाइट से एक रस्सी बांध दीजिए या बहुत टाइट से एक बैंड बांध दीजिए। हमें बिल्कुल भी वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि अगर, क्योंकि अगर सपोज कीजिए मेरे को रिस्ट के ऊपर में, सपोज कीजिए इस एरिया के अंदर में मेरे को स्नेक ने बाइट किया, ओके, तो होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे पट्टी बहुत टाइटली बांध दूं तो मेरा जो ब्लड फ्लो है उस पार्ट के नीचे का, उस पूरे पार्ट के नीचे का जो पूरा ब्लड फ्लो है मेरा, वो पूरा का पूरा कट ऑफ हो जाएगा। और अगर जहर बहुत स्ट्रांग है तो वो पूरा का पूरा जगह हो सकता है मेरा लाइफ टाइम के लिए उसको हटाना पड़े, उसको रिमूव करना पड़े। तो हमें कभी भी ऐसा कुछ चीज प्रोसीजर नहीं करना है। हमें किस तरीके से उसको बैंडेज करना है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज कि हमें कोई भी, हम लोग आज 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, आप सभी जैन ट्यूटोरियल से जुड़े हुए हैं, साइंस की पढ़ाई कर चुके हैं। 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ साइंस, बेसिकली हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग साइंटिफिक वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो हमें यहाँ पे कोई बाबा या कोई तांत्रिक के पास में जाने की दरकार नहीं है एकदम भी। हमें क्या करना है, हमें उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए हमें इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास में जाना है, और हमें उन्हें उन्हीं से हेल्प लेनी है कि हमें स्नेक बाइट हो गया और आप हमारी प्लीज हेल्प कीजिए। ओके, तो अगर आपको स्नेक बाइट किया है, सपोज कीजिए आप घूमने गए हुए थे, आपके फुल लेंथ जीन्स पहनी हुई है, एकदम टाइट फिट की बहुत स्टाइलिश जीन्स जीन्स पहनी हुई है, और आपको स्नेक ने बाइट कर लिया या किसी और को स्नेक ने बाइट कर लिया, तो आप कैसे समझेंगे कि उन्हें स्नेक ने बाइट कर लिया है? क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें काट सकती है, तो अगर आप समझेंगे ऐसे कि इन्हें स्नेक ने ही बाइट किया होगा, ओके, तो उसके जो कुछ कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि आपकी विजन ब्लरी हो जाएगी, आपको दिखना धुंधला दिखना चालू हो जाएगा। इसी के साथ में भी आपका सर चकराएगा, आपको बेहोशी वाली फीलिंग आएगी, बहुत तेज सर में दर्द होगा। साथ ही में आपको कभी कभी उल्टियां होनी चालू हो सकती है, और सिवियर केसेस के अंदर में जब जहर बहुत ज्यादा हो तो खून की उल्टियां भी होना चालू हो सकती हैं। देयर विल बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एंड ऑल्सो यू विल फील नॉशियाटिक एंड वॉमिटिंग टाइप्स, और डायरिया का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कुछ एक बहुत सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अगर आपको दिख गया कि कहीं पे स्नेक ने बाइट किया है, तो उस एरिया का जो स्किन कलर है वो चेंज हो जाएगा, वो ब्लूइश या ग्रीनिश हो सकता है उसके अंदर में, और वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है उस रीजन के अंदर में। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें ये जो सारे सिम्टम्स है, अगर ये सारे सिम्टम्स में कोई कॉम्बिनेशन सिम्टम आ रहा है हमारे पास में, तो हमें ये समझना है कि हो सकता है कि इस आदमी को स्नेक ने बाइट किया हो। ओके, तो अब हम समझेंगे कि हमें सबसे पहले करना क्या है। हमें सबसे पहले करना है कि हमें इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को फोन करना है। इंडिया के अंदर में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का नंबर है 108। ओके, सो हम इमीडिएटली उनको कॉल करेंगे, उनको कॉल करके उन्हें बोलेंगे, अगर हमारे पास में और कोई मेडिकल सर्विसेज है, स्टेट लोकल हेल्पलाइन नंबर है, या आपका घर के आसपास में कोई मेडिकल सर्विसेज है, उनका नंबर अवेलेबल है हमारे पास में, तो हम पहले उनको कॉल करेंगे। उनको कॉल करके बोलेंगे कि सर मैं यहाँ यहाँ से बोल रहा हूँ, ये मेरा पिन कोड है, और मेरे सामने एक आदमी को स्नेक ने बाइट कर लिया है, आप प्लीज हमारी हेल्प के लिए आइए। ओके, जब हमने ये चीज इन्फॉर्म कर दिया, और आज के टाइम पे हम सभी व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो हम इमीडिएटली उनको लाइव लोकेशन भेज सकते हैं, सर मैं इस एरिया में हूँ, इस लोकेशन पे हूँ, आप प्लीज मेरे को, हम लोग को हेल्प करने के लिए यहाँ पे आ जाइए। ओके, उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें उस पार्ट को, जो इस पार्ट में स्नेक ने बाइट किया है, सपोज मेरे फ्रेंड को यहाँ पे एंकल ने, आप जैसे कि बीच वाले पिक्चर में देख पा रहे हैं कि मेरे फ्रेंड को एंकल पे स्नेक ने बाइट किया है। ओके, तो उसने एक नीचे कर दिया उस एंकल को, उस एंकल को नी को ऊपर करके उस एंकल वाले पार्ट को नीचे कर दिया है। उसका रीजन कोई मेरे को बता सकता है कि उस पार्ट को नीचे क्यों गया, क्यों किया गया है? एंकल वाली रीजन को जहां पे स्नेक ने बाइट किया है उसको नीचे क्यों किया गया है? हेलो। अगेन हर्षल हियर। हाँ, लक्ष्य से।
Sir, can you hear me? Yes, Lakshya, continue. So that the flow of blood can be cannot go very fast. ओके, दैट इज द आंसर पार्शियली करेक्ट, बट मेजर रीजन जो इसका होता है वो ये होता है कि हमें वो जो ब्लड के अंदर में जो हमारा वेनम आया था, हमारे बॉडी के अंदर में जो वेनम घुसा था, वो वेनम कहीं हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाए और हमारे पूरे बॉडी में कहीं घूम नहीं पाए। तो हमें उस चीज को, वेनम को रोकना है, हमको ब्लड फ्लो तो स्टॉप करना है, ब्लड फ्लो के साथ साथ हमें वेनम का फ्लो स्टॉप करना है बेसिकली। तो हमें उसके लिए हमें उस पार्ट को एक बेंड कर देना चाहिए नीचे की तरफ में। हम अगर हाथ में मेरे को काटा है तो मैं हाथ को बेंड कर लूंगा नीचे की तरफ। लेग में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने नी को बेंड कर दिया है ऊपर की तरफ, ताकि वो जो ब्लड फ्लो था, वो जो वेनम का फ्लो था, वो इमीडिएटली रुक पाए। उसी के साथ में अगर आपके पास में स्नेक बाइट किट अवेलेबल है, जिसके अंदर में हम सभी ट्रेंड एज एमएफआर, और तो अगर हमारे पास में स्नेक बाइट किट अवेलेबल है तो हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उसका उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आप राइट वाले पिक्चर में देख सकते हैं, जब स्नेक बाइट होता है, जो स्नेक बाइट किट है उसके अंदर में बेसिकली एक इंजेक्शन होता है। उसके ऊपर में सिरिंज नहीं होती, उसके ऊपर में जो सुई होती है वो नहीं होती, उसकी जगह पे एक छोटा सा राउंड शेप का या एक ओवल शेप का एक ऑब्जेक्ट लगता है। वो बेसिकली क्या करता है कि जैसे हम पिचकारी भरते हैं ना पानी से, जब हम पिचकारी के अंदर पानी भरते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये काम करता है। जो हमारे फैंग मार्क्स होते हैं उसके ऊपर में हम इसको प्लेस करते हैं और ऊपर की तरफ उसको सक करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा जहर है, जो वेनम है और जो गंदा ब्लड है, वो निकल के बाहर आ जाता है, वो शक्कर वाली चीज के अंदर में आ जाता है और हमें आगे जो बॉडी में वो फैलता नहीं है। अगर हमारे पास में स्नेक बाइट किट अवेलेबल नहीं है तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम आज, क्योंकि मैंने आपको ये टेक्निक बताई है, तो आप बोलोगे सर शक्कर की क्या जरूरत है, मैं तो ये मुंह से टान सकता हूँ। हमें बिल्कुल भी ये चीज नहीं करना। हमें कभी भी ये चीज नहीं करनी है। हमें मुंह से अपने जहर को नहीं टानना है, क्योंकि वो जहर हमारे बॉडी के अंदर में जा सकता है। हल्का सा भी अगर हमारे जीभ पे लगा हुआ रह गया, वो इमीडिएटली हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा, वो गंदा खून हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो हम किसी को हेल्प करने से पहले अपने आप को हमेशा प्रोटेक्टेड रखें, अपने आप को एक सेफ कंडीशन में रखें, तब हम दूसरों की सहायता के लिए जाएं। ओके। जब हमारे पास में सपोज कीजिए शक्कर अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अपने हाथ को या हमारे जिस भी बॉडी पार्ट में जहाँ पे भी स्नेक ने बाइट किया है, उस पार्ट को डिसइंफेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहां से खून निकल रहा होगा, तो उस पार्ट को डिसइंफेक्ट करने के लिए हमें डिटर्जेंट का वाटर या सोप वाटर का यूज करना है, और सोप वाटर का यूज करके उस पार्ट को अच्छे तरीके से वॉश करना है। ओके। उसके बाद में हमें क्या करना है कि उस पार्ट की बैंडेजिंग करनी है, और उस पार्ट की बैंडेजिंग कुछ इस प्रकार से करनी है, बहुत ही टाइटली। खाली उस पार्ट को या उस पार्ट के जस्ट ऊपर नहीं बांधेंगे, बट हम पूरे पार्ट को, सपोज मेरे को हाथ में काटता तो मैं पूरा एल्बो तक का जो पूरा पार्ट है मेरा, मैं उसको पूरे को बैंडेज करता। वैसे ही मेरे फ्रेंड को एंकल पे काटा था, तो मैं देखूंगा कि मैं उसको पूरे नी तक, टो से लेकर तक उसके पूरे पार्ट को टाइटली अच्छे तरीके से बैंडेज करता। ओके। हमें कभी भी ये चीज हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि हम कभी भी घबराए नहीं, उनको हमेशा इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें कि सर आपको कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक हो जाएंगे, हम डॉक्टर्स के पास पहुंच जाएंगे और डॉक्टर्स आपकी हेल्प कर देंगे। और अगर कोई वेनेमस स्नेक भी काट लेता है, जब सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी वेनेमस स्नेक ने काट भी लिया है, तो भी हमारे पास में 4 से 6 घंटे का टाइम बड़े आराम से है। हमें 4 से 6 घंटे के अंदर में एंटी वेनम इंजेक्शन लग जाएगा, और एंटी वेनम इंजेक्शन लगते ही हम, हमारे बॉडी में जो वेनम का इशू हो रहा था, जो हमारा वेनम फैल रहा था, वो इमीडिएटली अपने आप काम करना रुक जाएगा। ओके। सो हमें कभी भी घबराना नहीं है, हमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, और हमें जो स्टेप्स है उसको एक्यूरेटली फॉलो करना है। ओके। नाउ अगेन a quick review by someone, not Lakshya or Harshal, please. Someone else, please give me the review, because they are being attentive and listening to me properly. I can see them in the videos. Anyone else, please come up and please give us the, yes, Mr. Rishabh Dugad. आप हमें प्लीज बताएं कि हमें क्या करना है। ऋषभ, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा Yeah, ऑल्सो। so in the case of a snake bite, if like for example, if someone's been bitten by a snake, first would be to call the helpline so that they can arrive on time and then rescue to a doctor. And if there's no, like if you can't really call a helpline or something like that, you should ask the person, like firstly, obviously provide emotional support, and secondly, bandage the whole part, not just the part where the snake has bitten you. And again, first off, just check whether it's a venomous snake or the non-poisonous snake. You have to make sure that it's not venomous or something like that as well. And if you have a snake bite kit, then use it properly by the instructions provided right now. Thank you so much, Risha, for the right and the exact precise review of what we have learned about the snake bite. Thank you so much. So this was our session till now, and we have been completing 3 topics. Has my friend Himanshu joined here? Himanshu ji, राकेश जी, क्या हिमांशु ज्वाइन हो पाए हैं अभी तक?
ओके कोई बात नहीं। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से प्लीज इस एक्टिविटी के लिए, हम एक एक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से प्लीज अपने अपने कैमरास टर्न ऑन कर लीजिए सभी से फटाफट एक बार। हम आधे सेशन पे हो गए हैं, पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। सभी से अंकिता जी, अंकुश जी, अंजू जी, जैन, अशरफी, अश्विनी जी, भानु जी, सभी से फटाफट रिक्वेस्ट है कि अपने आप के कैमरास प्लीज ऑन कर लीजिए। और हमें एक करना क्या है कि हमें बेसिकली मैं किसको पिक करूं, एक कोई जन जिसे काउंटिंग आती हो रिवर्स के अंदर में 60 से 1 तक हमें काउंट करना जानना है, हमें एग्जैक्टली काउंट कर कोई बता सके। हमारे यहाँ पे जैन ट्यूटोरियल से मैथ्स टीचर भी अगर जुड़े हुए हैं तो उसके साथ साथ में कोई भी जन जो हैंड रेज कर सके और जो 60 से 1 रिवर्स में काउंट कर सके, 60 to 1 बैक काउंटिंग, हु कैन डू इट? आई हैव गॉट अ हैंड रेज्ड बाय हर्षल राखेचा। यस हर्षल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, तो जब तक हर्षल जी 60 to 1 काउंट करेंगे आप, तब तक हमें क्या करना है कि हमारे दोनों में से कोई भी एक हाथ को, ओके, एक हाथ को ऊपर कर लेना है, एकदम स्ट्रेट ऊपर। एवरीवन, ओके, एवरीवन ऑन द कैमरास, हमें अपने हाथों को ऊपर कर लेना है, एक हाथ को ऊपर कर लेना है। ओके हर्षल, स्टार्ट काउंटिंग प्लीज। 60 to 1 बैक। 60, 59, 58, 56, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. दैट इज ग्रेट, थैंक यू सो मच हर्षल। अब आपको क्या करना है कि आप अपने हाथ को नीचे लेके आए जिसको आपने ऊपर किया था, और आपके जो दूसरे हाथ है उससे आप उसका कलर मैच कराएं, आप दोनों के पाम का कलर मैच करें। एक हाथ आप देखेंगे कि थोड़ा सा येलोइश हो गया है, थोड़ा सा पेल हो गया है, देन दी अदर हैंड के अंदर में ब्लड फ्लो क्योंकि एकदम सिमिलर था और दूसरे वाला हाथ आपका ऊपर था तो उसमें ब्लड फ्लो ठीक से पहुंचा नहीं था, इसीलिए उसका कलर थोड़ा सा पेल हो गया है। तो ये हमें जानकारी क्यों चाहिए थी वो मैं आपको बताऊंगा, और उसका जो पूरा सेशन है हमारा इस पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करेगा। उस पॉइंट को बहुत ही क्रिटिकली आपको समझना बहुत जरूरी है। Okay, thank you so much Harshal and everyone who participated in this small activity with us. Okay, so yes, right, so moving ahead, अब हम समझेंगे कि हमें ये जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा ब्लीडिंग के बारे में। ब्लीडिंग के बारे में हम समझेंगे आज कि अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही हो, किसी को कट गया है और ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करना है। ओके, तो मूविंग अहेड, ब्लीडिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक। So again, a question on all your screens again. A question, fastest finger first. How many liters of blood does a adult human body contains? हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर में, एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर में एवरेज पे कितना ब्लड होता है? मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप इसका आंसर करें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो पोल है वो मैं लॉन्च कर दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। यस, आप सभी के स्क्रीन के ऊपर में पोल्स आ गया होगा। प्लीज आप हमें बताएं कि आप एवरेज ह्यूमन बॉडी के अंदर में कितना ब्लड होता है, 5 लीटर्स, 10 लीटर्स और 15 लीटर्स? फास्ट 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 फास्ट, लेट्स सी यू कैन आंसर इट राइट एंड हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर इट राइट। एंड इसके बाद में मैं आपको एक फैक्ट भी बताऊंगा ब्लड के बारे में, हमारे बॉडी के अंदर जितना ब्लड होता है उसके बारे में भी आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बताऊंगा जिसको सुन के आप शॉक हो जाएंगे। और ये मेरे पास में काफी सारे आंसर्स आते हुए। Okay, last 5 seconds, everyone. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, so I have received my answer here, and I am very disheartened to share the result of the poll that an average human body contains, maximum लोगों ने कहा है, 60% लोगों ने कहा है इनफैक्ट कि हमारे बॉडी के अंदर में 10 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। माय गुडनेस, मैं आपको पहले एक फैक्ट बताता हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर में जितना भी ब्लड होता है उसका रिलेशन हमारे वेट से नहीं है। ओके, सबसे पहला बात ये समझा देता हूँ मैं आपको।
कि अगर हमारे बॉडी का वेट सपोज कीजिए अगर मैं हूँ यहाँ पे 60 kgs का, तो मेरे बॉडी के अंदर में जितना ब्लड होगा उतना ही ब्लड एवरेज पे अगर कोई 100 kg का पर्सन है, 120 kg का पर्सन है, तो उसके बॉडी में भी सेम अमाउंट ऑफ ब्लड होता है। तो अगर कोई आदमी मोटा है या बड़ा है या लंबा है या चौड़ा है, तो उससे उसके बॉडी के अंदर जितना अमाउंट ऑफ ब्लड है उसमें फर्क नहीं पड़ता। ओके, एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट वी हैव approximately 5 to 6 liters of blood in our body, not 10 liters. ओके, इसीलिए खून बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप कोविड के टाइम पे हैं और कोविड के अंदर में ब्लड की बहुत समस्या भी हो रखी है, तो हम सभी को ब्लड को सेव करना है। ब्लीडिंग के अंदर में हमारे ब्लड को वेस्ट नहीं होने देना है। हमें ट्राई करना है कि हमारा ब्लड वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो और उसको हम सेव कर सके ताकि हम उसको डोनेट कर सकें अच्छे काम के लिए। ओके, सो अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ ब्लड के बारे में। बेसिकली कि ब्लड का काम क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं या न्यूट्रिएंट्स होता है या हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, उसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जो इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस होते हैं, उनको हमारे पूरी बॉडी में लेके जाना। उसके अलावा जो हमारा बॉडी पुश आउट किया है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बॉडी को नहीं चाहिए, वो बॉडी हार्ट तक भेजता है। वो हार्ट कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक से एक्सहेल करवा देता है। इसके साथ ही एक और जो प्रॉपर्टी होती है ब्लड की, वो ये होती है कि जैसे कि अगर आपने देखा होगा, अगर आपको बहुत छोटा सा अगर एक कट आता है, तो क्या होता है कि 3 से 4 या 5 मिनट बाद में अपने आप वो ब्लड फ्लो रुक जाता है, वो अपने आप कट जाता है, अपने आप रुक जाता है वो। ओके, होता ये है कि ब्लड के अंदर में एक प्रॉपर्टी होती है जिससे ब्लड अपने आप को कंसोलिडेट कर सकता है, अपने आप को एक पत्थर जैसे टाइट बना लेता है, एक अपने आप को सॉलिडिफाई कर लेता है। ओके, सेमी लिक्विड से सॉलिड बन जाता है और वो ब्लड फ्लो को इमीडिएटली स्टॉप कर देता है। तो ये ब्लड की कुछ एक फैक्ट्स है और कुछ एक प्रॉपर्टीज है। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने जब ये सीख लिया कि ब्लड के साथ में हमें क्या क्या करना है, तो हमारे बॉडी के अंदर में जो ब्लड फ्लो होता है उसका डिफरेंट डिफरेंट पल्स लोकेशन होता है। पल्स लोकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके घर में पानी आता है, ओके, तो जो बिल्डिंग का एक मेन पाइप है, वो एक मेन पाइप से सभी के घरों के अंदर में छोटे 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 पाइप्स जाते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर में भी मेन एक वेन होती है जिससे छोटी 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 बहुत सारी वेन्स कनेक्टेड होती हैं। ओके, तो जो मेन वेन्स होती है वो कहाँ कहाँ से गुजरती हैं और कहाँ कहाँ हम उनको लोकेट कर सकते हैं, उसको मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहला होता है कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स का मतलब क्या होता है? कैरोटिड पल्स होता है एग्जैक्टली हमारे चिन के नीचे, ओके, इस रीजन के अंदर में। अगर आप देखेंगे कि डॉक्टर्स को, अगर आप देखेंगे कभी कभार अगर आपको डॉक्टर्स के पास में कभी जाने का काम पड़ जाता है, तो क्या होता है कि वो आपको यहाँ पे गले के ऊपर में हाथ लगा के चेक करते हैं कि आपकी पल्स कितनी है, आपका हार्ट बीट कितना है। उसी के साथ में एक और जो तरीका होता है चेक करने का, वो होता है हमारे रिस्ट के ऊपर में, एकदम इस पॉइंट के ऊपर में। उसको हम कहते हैं रेडियल पल्स, जो हमारे रिस्ट के ऊपर में होता है, जिसको हम डॉक्टर्स 2 उंगली लगा के चेक करते हैं, ऐसे घड़ी देखते देखते, जो हमें समझ नहीं आता कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो वो होता है रेडियल पल्स। ओके, और रेडियल पल्स कि जस्ट ऊपर में जो आपका बाइसेप का रीजन है, किसकी भी थोड़ी थोड़ी बॉडी अगर कोई है और किसी के थोड़े से बाइसेप्स अगर बने हुए हैं, तो वो देख सकते हैं कि बाइसेप्स के जस्ट ऊपर में एक पतला सा एक वेन जा रहा होगा, ग्रीनिश कलर का, हल्का सा रेडिश ग्रीनिश कलर का एक वेन जा रहा होगा, पतला सा, जिसको आप देख सकते हैं अपने नेकेड आइज से। उसको हम कहते हैं ब्रेशियल पल्स। बेसिकली उसको ब्रेशियल पल्स कहा जाता है, जो कि इस फिगर में दिखाया हुआ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, आगे वो दिखाया हुआ होगा एक जगह पे। एंड उसी के साथ में हमारे लेग्स में भी एक पल्स होता है जिसे हम कहते हैं फेमोरल पल्स, जो कि हमारे इनर थाइस का पार्ट होता है। अगर हम इनर थाइस को प्रेस करें, ढंग से टाइटली प्रेस करें, तो वहां पे भी हमें हमारी पल्स समझ में आती है। ओके, तो हम ये पल्स लोकेशन के बारे में हमने समझा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनका काम क्या है। जो भी अभी तक मैंने आपको सिखाया था उसके बारे में अलग अलग चीजें जो हमने सीखी, एक जो एक्टिविटी की, उन सबका क्या रिलेशन है, अब आप जानना चाहते होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा इसका रिलेशन क्या है। जब किसी को ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फोन करना है किसको, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को, कि सर मेरे को यहाँ पे कट गया है, मेरे सामने किसी को कट गया है और आप प्लीज मेरी हेल्प के लिए आ जाइए तुरंत। तो वो लोग हमारे पास दौड़े दौड़े आने के लिए चालू हो जाएंगे, वहां से रवाना हो जाएंगे एम्बुलेंस लेके। जब तक वो आ रहे हैं तब तक हम ब्लड फ्लो को किस तरीके से स्टॉप करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर के अंदर में कि मेरे फ्रेंड को रिस्ट के ऊपर में जबरदस्त कट हुआ है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले ग्लव्स पहने, क्योंकि मेरे हाथ में जर्म्स हो सकते हैं। तो जहां पे भी आदमी को कट हुआ है उस जगह के ऊपर में अगर मेरे जर्म्स चले गए, तो होगा क्या कि वो पूरा एरिया जो है वो इन्फेक्शन के साथ में बढ़ सकता है। तो हमें वो चीज नहीं करनी है। हमें ट्राई करना है कि कोई भी ग्लव्स या कोई भी साफ कपड़े के साथ में हम आगे बढ़े। उसके बाद में जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि उस आदमी ने अलग अलग तरीके से ब्लड को रोकने की कोशिश की है। उन्होंने ब्रीचियल पल्स भी
दबाई है, उसके उस कट के ऊपर में अपना हाथ भी रखा है। तो उन्होंने ये सब क्यों किया है? ब्लड को रोकने का 3-4 अलग-अलग तरीका है। सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट प्रेशर। डायरेक्ट प्रेशर के अंदर क्या होता है, जब आपको जहाँ पे कट हुआ है, सपोज कीजिए मेरे इस पार्ट में कट हुआ है, तो मैं इसके ऊपर में जोर से पकड़ लेता हूँ ताकि ब्लड फ्लो ज़्यादा नहीं हो, मेरे को दर्द भी ज़्यादा नहीं हो। मैं किसी साफ कपड़े को ऊपर रख के, रुमाल को ऊपर रख के हमेशा उसको दबाने की कोशिश करता हूँ। ये होता है पहला। सेकंड होता है प्रेशर पॉइंट्स। प्रेशर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर में डिफरेंट पल्स लोकेशन है। जैसे कि हमारे बिल्डिंग में एक मेन पाइप होता है, 2-3 मेन पाइप्स होते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर में डिफरेंट पल्स लोकेशन होते हैं जो हमारे मेन वेन्स है, ओके, जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड होता है। तो जहाँ पे भी हमारा ब्लड कटा है, जहाँ पे भी हमारे हर्ट हुआ है, जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं कि उन्हें रिस्ट पे लगा है, तो उनकी ब्रेशियल जो नर्व्स थी, ब्रेशियल जो वेन थी, उसको प्रेस किया गया। उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उस वेन के अंदर में ज्यादा खून आएगा नहीं नीचे की तरफ में, और ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो धीरे धीरे करके रुक जाएगा। इसके साथ ही अगर मैं समझाना चाहूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इस केस के अंदर में जो राइट वाली पिक्चर है, उसके अंदर में जो बंदा है उसे नी के ऊपर में लगा है। तो हमारे कैडेट्स ने क्या किया है, इमीडिएटली जो फेमोरल पल्स है उसको दबाने की तैयारी की है। ये था दूसरा मेथड। तीसरा तरीका होता है एलिवेशन का, जो हमने आपको एक्टिविटी में बताया था कि हमने हमारा हाथ रेस किया तो ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली 60 सेकंड्स में रुक गया। तो जब भी किसी को ब्लड फ्लो हो रहा हो, किसी को कट गया हो, तो हमें इमीडिएटली उस पार्ट को रेज कर देना है। हार्ट लेवल से ऊपर हम उस पार्ट को रेज कर देंगे ताकि ब्लड वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, ब्लड के अंदर में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। और एक तरीके से अगर मैं समझाना चाहूँ, जब आप अपहिल जाते हैं, जब आप कोई सड़क पे ऊपर की तरफ जाते हैं, तो आपको चढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन जब आप डाउन हिल आते हैं, जब आप किसी पहाड़ से नीचे आ रहे होते हैं, तो आप फटाफट नीचे आ जाते हैं, है ना? सभी ने कभी ना कभी कोई ट्रैकिंग पे गया होगा, कभी कोई राजस्थान भी गया होगा, अपने अपने गाँव के अंदर में भी अपने देखते हैं कि अपहिल डाउन हिल होता है बहुत जगहों के ऊपर में। तो वो आप देख सकते हैं कि अगर आप स्लाइड्स को भी देख सकते हैं, हमें स्लाइड के ऊपर चढ़ने में बहुत टाइम लगता है, बट स्लाइड नीचे आने में बहुत हम फटाफट आ जाते हैं। तो वो सेम चीज ब्लड के साथ में होता है। उसके बाद में एक और जो तरीका होता है वो होता है टॉर्निकेटिंग। व्हाट इज टॉर्निकेटिंग? बेसिकली टॉर्निकेटिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे हमें ब्लीडिंग हुई है, जहाँ पे हमें लगा है, उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, राइट वाली पिक्चर के अंदर में, कि हमारा जो बंदा था उसे नी के ऊपर में लगा था, तो हमने उसके थाई के रीजन को अच्छी तरीके से रैप कर दिया है, बांध दिया है, ताकि सारी की सारी वेन्स जिनके अंदर ब्लड था वो उतना सा ही ब्लड छोड़ पाए, उससे ज्यादा वो ब्लड वहां से लीक नहीं हो, वहां से ज्यादा ब्लड निकल के कट से बाहर नहीं आए। ओके, तो ये सारे अलग अलग तरीके थे जिससे हम ब्लड फ्लो को रोक सकते हैं। इसके बाद में मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन जो था वो पूछूंगा, लेकिन यहाँ तक का जो सेशन है वो आप सभी को क्लियर है? सभी अभी अपने अपने थम्स रेज करके फटाफट एक चैट बॉक्स के अंदर में प्लीज अपना थंब रेज लिख दीजिए, ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। मेरे को कोई अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, मेरे को मजा नहीं आ रहा आज। सभी कोई फास्ट इन द चैट बॉक्स। ओहो, कोई हमारे साथ में है जिनका नाम है ओप्पो F5 यूथ। थैंक यू सो मच ओप्पो F5 यूथ फॉर रेजिंग योर हैंड। एंड हमारे पास में कोई है जिनका घर में नाम गैलेक्सी टैब S3 भी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना अपना नाम प्लीज रीनेम कर लें, अपना जो ओरिजिनल नाम है वो लगा दें वहां पे। जी, आगे बढ़ते हुए अब आप सभी के सामने वापस एक पोल क्वेश्चन आ रहा है, जो कि पोल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोल क्वेश्चन है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे को नोज ब्लीडिंग हो रही है, अगर हमारे नाक से खून बह रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें माथे को आगे कर लेना चाहिए या पीछे की तरफ बेंड करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग? बेंड आवर हेड फॉरवर्ड और बेंड आवर हेड बैकवर्ड्स? एंड आई वांट द आंसर्स रियली रियली क्विक, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी easy answer, I guess. Everyone, come on. My whole team who is joined today, they will be all proud. Most of you are giving the right answer. That is fabulous. Come on, everyone. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. Thank you so much for the answering the poll. Yes, most of you who have answered this poll has answered it rightly. That we should actually wrong, actually, that most of you have answered, 85% of you have answered this answer as bend our head backwards, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है। जब किसी को नोज ब्लीडिंग हो रहा हो तो हमें माथे को पीछे नहीं लेके जाना चाहिए, कभी भी हमेशा उसको आगे की तरफ बेंड करना चाहिए। एंड उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जिन जिन लोगों ने अपना अपना आंसर दिया था कि हमें हेड को पीछे की तरफ घुमाना चाहिए, उसका रीजन कोई बताएगा मेरे को? किसने किसने आंसर किया था हेड पीछे करना चाहिए नोज ब्लीड के टाइम पे? ध्रुव जी, यस ध्रुव जी, प्लीज हमें बताइए कि आपने क्यों बताया था कि हमें पीछे की तरफ रखना चाहिए अपने हाथ को? ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। ध्रुव, आई कैन नॉट सी योर वीडियो, आई गेस।
योर वीडियो इज ऑन। Yes. Yes, Dhruv. Bleeding stop हो जाए. Okay, that is not the right way basically to stop the bleeding. I'll tell you why. Okay. Please mute yourself again and I'll continue. See, basically होता क्या है, जब नोज ब्लीडिंग होती है और हम हमारा हेड को पीछे की तरफ ब्लॉक कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ब्लड की एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को जमा लेता है। तो होगा ये कि जो हमारे बॉडी ने हमारा वो गंदा ब्लड है बेसिकली, वो हमारे बॉडी ने इजेक्ट कर दिया है। अगर वो उसे हम वापस नाक के अंदर में ले लेंगे तो हमारा जो नेजल कैविटी हमारे नाक के ऊपर में, वहां पे वो ब्लड जम जाएगा, वो सॉलिडिफाई हो सकता है। उसी के साथ में वो हमारे ट्रैकिया के अंदर में जाके हमें चोकिंग की कॉज कर सकता है, हमारे ब्लड फ्लो के अंदर में रुकाव कॉज कर सकता है। तो हमें कभी भी कोई भी सिचुएशन के अंदर में हमें नोज ब्लीड के टाइम पे हमारे हेड को पीछे की तरफ बेंड नहीं करना है। ओके। 85% लोगों जिन्होंने आंसर रॉन्ग किया था, मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि आज आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज समझ लें और अपनी प्रैक्टिस के लिए समझ लें कि हमें कभी भी हमारे हेड को पीछे की तरफ बेंड नहीं करना है जब हमें नोज ब्लीडिंग हो रही हो। हमें बल्कि उसे आगे की तरफ झुकाना है ताकि जो भी खून है वो बह जाए। ओके, क्योंकि वो गंदा खून है। उसके बाद में हमें क्या करना है, जब खून बह रहा है तो उसके साथ साथ में हमें क्या करना है, खून को ऐसे बहने नहीं देना है। हमें करना क्या है कि हमें एक रुमाल या कोई कपड़ा है, साफ कपड़ा है, उसे नाक के नीचे लगा लेना है ताकि जो ब्लड है वो दूसरी जगह नहीं फैले, क्योंकि वो बॉडी से इजेक्टेड ब्लड है तो ब्लड कहीं पे भी गिरेगा, इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। तो हमें वो चीज नहीं करना है, हमें उस तुरंत नाक पे रुमाल लगा लेना है ताकि और उससे जो हमारा जो नोज का जो बोन होता है, ये जो बोन होता है, उसे कुछ इस तरीके से पिंच करते रहना, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हम उसे पिंच करेंगे ताकि जो ब्लड फ्लो है वो इमीडिएटली रुकने पे आ जाए। सो ये सब आप कर सकते हैं नोज ब्लीडिंग के टाइम में अपने आप को बचाने के लिए। नोज ब्लीडिंग बहुत तरीके से होती है, बहुत अलग अलग कारणों से हो सकती है। जैसे जैसे कि किसी किसी को बहुत गर्म हो जाता है जिसका बॉडी, उसके उसके केस में भी आप इस नोज ब्लीडिंग की समस्या देखेंगे। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना है जब कोई ऐसा कट हो गया हो जिसके अंदर में आपका जो ऑब्जेक्ट है जो आपको कट दे रहा था वो ही आपके बॉडी के अंदर रह गया हो। जैसे कि आप देख सकते हैं सीजर होता है या नील होता है, वो हमारे क्या बोलते हैं, वो हमारे कट के अंदर ही रह गया है। तो हमें तब क्या करना है, हमें वो जानना बहुत आवश्यक है। ओके, सो बेसिकली हमें करना ये है कि आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि जो मूवीज आती हैं उनके अंदर में देखते हैं आप अपने किसी के पेट में तलवार घुसी हुई है तो तलवार को निकाल लेते हैं, या छुरा घुसा हुआ है पीठ पे तो छुरे को निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? लक्ष्य, कैन यू आंसर मी, व्हाट शुड वी डू? आपको क्या लगता है कि हम लोग को I बाहुबली, think we should do surgeries. we are not supposed to do surgeries, we cannot do surgery. Lakshya, that was a very British answer, thank you so much. But हमें कोई भी हीरो नहीं बनना है वहाँ पे। ओके, हम वहाँ पे हमें हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। लक्ष्य, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हमें करना ये है जी, कनिका जी, अगर अपने आपको अनम्यूट कर सके, कनिका जी राखेचा जी, आप बताएं हमें कि हमें क्या करना है उस समय। धीरे धीरे एक्चुअली हम लोग को धीरे धीरे प्रेस को निकालना चाहिए कनिष्का कनिका, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उसको हेलो, अब आप सुन पा रहे हो? यस कनिका, यस हेलो, यस, तो वो हाँ कनिका बोलिए। धीरे धीरे प्रेस करना चाहिए एंड बस वो एरिया को हमारे को धीरे धीरे प्रेस करके वो भी जो भी ऑब्जेक्ट है, ग्लास कुछ भी, वो निकालना चाहिए एंड देन फिर फर्स्ट एड बॉक्स यूज करके हम लोग को उस पर अप्लाई करना चाहिए। कुछ भी जैसे रुमाल लेके कुछ भी दबा देना चाहिए जो ज्यादा मतलब ब्लडी नहीं होती है। ओके ओके कनिका, यू आर पार्शियली करेक्ट। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आपके कट में अटक गया है, कट में घुस गया है, तो हमें कभी भी उस ऑब्जेक्ट को निकालना नहीं है। उससे क्या होगा कि जो हमारी वेन्स है, जो नसें हैं हमारी, वो और कट सकती हैं। तो हमें कभी भी ये काम नहीं करना है। हमें कभी भी उसका जो पार्ट है उसको निकाला नहीं है। हमें बल्कि क्या करना है कि वो अगर वुड में घुसा हुआ है तो उसको स्टेबलाइज करना है, उसको टाइटन करना है उसके अराउंड में, एंड वी शुड नॉट लेट इट अफेक्ट द रीजन मोर। ओके, एंड वी शुड इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर्स। कोई भी सिचुएशन हो, छोटे छोटा अगर नेल घुस गया है, अगर सीजर घुस गया है या नाइफ घुस गया है, तो भी हमें अपने आप नहीं निकालना है उसे, उसे एज इट इज रहने देना है, उसे टाइटली बांधे रखना है उस जगह के अंदर में। ये हो गया एक और चीज जिसके अंदर हमने सीखा कि हमारा जो ब्लीडिंग है वो सारे सब आप अभी तक आप जो भी देख रहे थे वहाँ पे आपको समझ में आता है कि ब्लीडिंग हो रही है, कट हुआ है, ब्लीडिंग हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरनल ब्लीडिंग के बारे में कि आप इंटरनल ब्लीडिंग के बारे में किस तरीके से समझ सकते हैं। अगर इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो आपको इनमें से कुछ एक सिम्टम्स उभर के आएंगे। इंटरनल ब्लीडिंग क्या होता है? जो ब्लीडिंग हमारे बॉडी के अंदर में होता है और अंदर ही अंदर होके रह जाता है। ओके,
anyone who has question, like I guess Dhruv has raised his hand. Anyone who has a question, please WhatsApp us on the number given on the slide. Okay, all your queries will be answered at the end of the session. Okay. सो कमिंग बैक कि हमें इंटरनल ब्लीडिंग के कुछ एक सिम्टम्स जो है वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि आपको लाइटनेस फील होगा, माथे के अंदर में हल्का हल्कापन फील होगा, जिस एरिया में आपको ब्लीडिंग होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, वो उस एरिया का डिस्कलरेशन हो जाएगा, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, हल्का सा भी हाथ लगाते पेन होना चालू हो जाएगा, आपको वॉमिटिंग फीलिंग होगी बहुत बहुत सारे केसेस के अंदर में। तो ये सारी जो सिम्टम्स है इनको आप देखिए समझ सकते हैं कि मुझे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है इंटरनल ब्लीडिंग के केस के अंदर में, हमें इंटरनल ब्लीडिंग के केस के अंदर में हमेशा पहले पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है कि कोई बात नहीं, ये चीज़ हो सकती है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे और हम डॉक्टर हमें ठीक कर देगा, और इमीडिएटली उस एरिया के ऊपर में हमें आइस पैक का यूज़ करना है। फिर सपोज नीज के एरिया में हमें अभी ये इशू हो रहा था, या हैंड के इशू, हैंड के एरिया में, या चेस्ट के, या एब्डोमेन, कहीं पे भी हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग, तो कहीं पे भी इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा हो तो हमें इमीडिएटली वहाँ पे आइस पैक का यूज़ करना है। आइस पैक का यूज़ करेंगे तो इमीडिएटली वहाँ पे हमें रिलैक्सेशन मिलेगा, और हमें जो डॉक्टर्स को है वो इमीडिएटली दिखा देना है इसके बाद में। ओके, तो ये हमारा सेशन था अभी तक का, जिसके अंदर में हमने आपको आज सारी जो अलग अलग तरीके से ब्लीडिंग होती है उसके बारे में समझाया, इंटरनल ब्लीडिंग एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग बोथ। ओके, मूविंग अहेड, अब मैं आपको चीज बताऊंगा जो चीज आप सभी के साथ में कभी ना कभी लाइफ में हुई है, जिसे हम कहते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है, जब हम खेल रहे होते हैं, जब हम कहीं से कूद रहे होते हैं, उछल कूद कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि बोन के अंदर फ्रैक्चर का मतलब होता है जो बोन की कंटिन्यूटी है उसके अंदर में एक डिफॉर्मिटी आ जाना, उसके शेप में चेंज आ जाना, उसे हम एक बोन फ्रैक्चर का नाम देते हैं। बेसिकली एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जहाँ पे हमारा जो बोन है वो या तो पार्शियली या फुल्ली टूट गई है, उसे हम बोन फ्रैक्चर कहते हैं। ओके, तो बोन फ्रैक्चर के केस में होता ये है कि हमारा जो कंटिन्यूटी ऑफ द बोन है वो खराब हो जाता है। तो हमें समझना जरूरी है कि सबसे पहले कुछ एक फैक्ट्स क्या हैं बोन के बारे में, जो कि आप इस स्लाइड में पढ़ सकते हैं कि बोन एक अगर फ्रैक्चर हो गया है तो वो बहुत अलग अलग तरीके से आपकी बॉडी के अंदर में वेन्स को रोक सकता है, वेन्स को काट सकता है, ये सब बहुत सारी चीजें हो सकती है। और बोन को जोड़ने के अंदर में वो इंटरनल प्रोसेस है, उसके अंदर में अपने बाहर से कुछ नहीं कर सकते, खाली एक पट्टा बनवा सकते हैं ताकि उस जगह पे कुछ हो नहीं और वो ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े। बट हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हमें उसका जो हीलिंग प्रोसीजर है वो अपने आप होता है, हम उसमें कुछ एडिशनली अंदर से कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑपरेशंस करने पड़ते हैं सिवियर केसेस के अंदर में, प्लेट्स लगानी पड़ती है, रॉड्स लगानी पड़ती है, दैट इज अ सेपरेट केस, बट नॉर्मल केसेस के अंदर में इट इज अ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस एंड इट विल टेक सम टाइम टू फॉर द बोन टू गेट इट अगेन नॉर्मलाइज इन द नॉर्मल पोजीशन। ओके, सो सिम्टम्स कुछ कुछ क्या है बेसिकली, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगेन मेरे फ्रेंड को एंकल पे लगी है तो उनका एंकल में स्वेलिंग होगा और बहुत जबरदस्त पेन होगा। इसके साथ ही उनको मूवमेंट में बहुत बड़ा पेन हो जाएगा, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे, उनको इनएबिलिटी टू मूव होगा। इसके साथ में भी उनको उस पार्ट में वेट लगाने में भी बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, उस जगह पे अगर वेट नहीं पड़ेगा तो इस चीज से क्या होगा कि हम मूव नहीं कर पाएंगे ठीक जगह, एक जगह से दूसरी जगह पे ढंग से, और हमें किसी का सपोर्ट चाहिएगा उस जगह में मूवमेंट करने के लिए। और कुछ कुछ केसेस के अंदर में फ्रैक्चर ब्लिस्टर्स जो होते हैं वो भी उभर कर सामने आएंगे। तो ये था हमारा सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बहुत ही एक सिंपल एक्रोनिम है जिसे हम कहते हैं PRICE। प्राइस का क्या मतलब होता है कि पी फॉर प्रोटेक्ट द इंजरी, अगर कहीं पे इंजरी हो गई है किसी को तो वो उस इंजरी को इमीडिएटली प्रोटेक्ट करे, उसको सेफ गार्ड करे, उस पर और प्रेशर नहीं पड़ने ताकि वो सिवियर नहीं हो जाए कहीं पे। उसके बाद में रेस्ट द इंजरी, उस आदमी को हमें रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज आप रेस्ट करें, आप उस पार्ट को ज्यादा मूव नहीं करें, हाथ हो या पाँव हो, बॉडी का कोई दूसरा पार्ट हो, उसे ज्यादा यूटिलाइज नहीं करें। आई फॉर आइस, हमें इमीडिएटली फ्रैक्चर के केस के अंदर में हमें आइस का प्रयोग करना है और उस जगह पे आइस पैक लगाना है। उसके बाद में हमें सी फॉर एक कंफर्टेबल सपोर्ट पोजीशन में बैठना है ताकि हमें उस पार्ट के ऊपर में जोर नहीं लगे बिल्कुल भी, और हम अपने आप को भी रिलैक्स महसूस कर सकें। एंड ई फॉर एलिवेट, वी आर टू एलिवेट दैट रीजन फॉर अस टू रिड्यूस द स्वेलिंग। ओके, हमें उस एरिया को एलिवेट कर देना है ताकि उस एरिया के अंदर में स्वेलिंग ज्यादा नहीं हो। तो ये जो एक्रोनिम था हमारा PRICE, प्रोटेक्ट द इंजरी, रेस्ट द इंजरी, आई फॉर आइस, apply ice pack on the injury, C for provide a comfortable support to the injury and to the person also, and E for elevate that injury so that the swelling automatically reduces। तो ये था हमारा अभी तक का प्राइस का जो तरीका था। अब एक और जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं स्प्लिंटिंग, और स्प्लिंटिंग किस प्रकार से की जाती है वो मैं आपको एक डेमो वीडियो के अंदर में समझाऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो बैकएंड टीम है उनसे कि वो हमारी प्लीज जो वीडियो है उसे डेमो को प्ले कर दिया जाए। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सक रहे हैं हमारे जो कैडेट हैं उनके हाथ में फ्रैक्चर होगा,
ये मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है उनके साथ में क्या होने वाला है डेमो के अंदर में। तो जी हाँ, हमारे ये जो कैडेट हैं, उन्हें हाथ में अभी फ्रैक्चर होगा और ये उन्हें हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। वो खड़े-खड़े थे एक जगह पे और उन्हें हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि वो हँसे नहीं और हमें थोड़ा-सा दर्द दिखाएँ कि उन्हें बहुत ज़ोर से पेन हो रहा है। येस, वी कैन सी द पेन ऑन हिज फेस कि अब उन्हें बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रहा है। तो हमारे कैडेट्स क्या है, उनके पास जाएँगे, उनसे परमिशन लेंगे कि सर हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, हम आपकी हेल्प कैसे करें? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, घर में कोई भी चीज़ जो अवेलेबल है, उनको लेके आना है उस चीज़ को, इंजरी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ओके? तो जैसे कि कार्डबोर्ड होता है या न्यूज़पेपर्स है या कोई ऐसा काठ का आइटम अवेलेबल है, पतला प्लाई अवेलेबल है हमारे पास में, हम कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करके, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर में कि उस हैंड के ऊपर और नीचे दोनों साइड में इस पट्टी को लगाएँगे। इस पट्टी को कुछ इस तरीके से लगाएँगे और उसके ऊपर में पट्टी को अच्छी तरीके से रैप कर देंगे, ओके? रैप करने से क्या होगा कि वो इंजरी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, वो ज़्यादा देर तक उसको मूवमेंट का जगह नहीं मिलेगा, तो आपका जो दर्द है उसमें इमीडिएटली कमी आनी चालू हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर में कि यहाँ पे वो कंटीन्यूअसली ये कर रहे हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें जब हमने पट्टी को बाँध दिया और हमने उस ऑब्जेक्ट को भी बाँध दिया, वो जो तख्ता था उसे भी बाँध दिया, तो हमें क्या करना है इमीडिएटली इसके बाद में, एक स्क्वायर कपड़ा लेना है बेसिकली। अगर स्क्वायर कपड़ा नहीं हो तो अगर हमारे पास में घर में रेक्टेंगुलर टॉवल्स हैं बड़े-बड़े, तो हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं। उनको हमें क्या करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताऊँगा, ओके? जी हाँ, हमने पहले इस कार्डबोर्ड को कुछ इस तरीके से बाँध लिया है और इंजरी को प्रोटेक्ट कर दिया है, रेस्ट कर दिया है बेसिकली, लेकिन अभी भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि उस जगह पे ज़ोर पड़ रहा है उनके हाथ का। तो हमें उस ज़ोर को रोकना है। उस ज़ोर को रोकने के लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक स्क्वायर कपड़ा लिया और उसको एक ट्रायंगल बनाएँगे हम। उसको हाफ से बेंड करके एक ट्रायंगल का शेप देंगे, ओके? ट्रायंगल का शेप देने के बाद में हमें क्या करना है, जी हाँ, ट्रायंगल के एक नॉट को, ट्रायंगल के जो एक साइड है, ट्रायंगल का जो 3 कोना है, 3 कॉर्नर में से एक कॉर्नर को हमें एक नॉट बाँध देना है, ओके? जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर में, देखिए आप हमारे जो कैडेट हैं वो आपको बताएँगे कि आपको नॉट किस तरीके से बाँधनी है। आप कुछ इस प्रकार से उसके एक एंड पे, एक कॉर्नर पे नॉट बाँध देंगे और उस नॉट का यूज़ क्या होगा कि उस नॉट को हम यूज़ करेंगे जो हमारे जो इंजर्ड पर्सन है, जिनके फ्रैक्चर हुआ है, उनके उस पार्ट को सपोर्ट देने के लिए। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा ये जो नॉट था, उन्होंने बाँध दिया। अब उस नॉट को एग्ज़ैक्टली हम उनके एल्बो वाले रीजन पे प्लेस करेंगे। उनके एल्बो वाले रीजन पे प्लेस करेंगे ताकि वो उनको एक कंफर्टेबल सपोर्ट हो, जैसे कि मैंने आपको प्राइस में बताया था, प्रोटेक्ट द इंजरी, रेस्ट द इंजरी एंड सी फॉर कम्फर्ट द पर्सन। हाउ टू कम्फर्ट द पर्सन इन द इंजरी? दिस वे वी कैन कम्फर्ट द पर्सन। हमने उनके कोहनी पे वो चीज़ लगाई और उसके बाद में जो दोनों सिरे थे, बाकी दोनों सिरे थे, उनको उसके गले के आस-पास बाँध दिया। गले के आस-पास बाँधने से क्या होगा, उनके पूरे हाथ का वज़न उनके गर्दन पे पड़ेगा और उनका जो इंजरी का पार्ट था, वो जो एल्बो का पार्ट था, उस पे ज़ोर नहीं पड़ेगा। पर अभी भी ये मूवमेंट में हैं, अभी भी यह रुका नहीं है और मैं इनको स्कूटर या ऑटो में लेके जा नहीं सकता डॉक्टर के पास में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और कपड़ा लेना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से हमें कपड़ा लेंगे और कपड़ा लेने के बाद में एक लंबा कपड़ा लेके उनके पूरे हाथ को बाँध देंगे। देखिए, आप कुछ इस प्रकार हम पूरे के पूरे कपड़े को, एक लंबा कपड़ा लिया हमने, एक लंबा टॉवल लिया, जो कि मूवमेंट कैसे उन्हें अभी भी दर्द हो रहा था, उसे हम इमीडिएटली रोकेंगे। जी हाँ, इस प्रकार से हम उनके पूरे बॉडी के अराउंड में उनको उस कपड़ा को बाँध देंगे ताकि उनके हाथ में कोई मूवमेंट हो ही ना, और जब उनको कोई मूवमेंट होगा ही नहीं, तो इमीडिएटली उनका पेन कम हो जाएगा और तब तक हम डॉक्टर्स के पास चले जाएँगे ताकि वो हमारी हेल्प कर सकें। तो ये था हमारा अभी तक का जो वीडियो था, जिसके अंदर में हमने स्प्लिंटिंग के बारे में समझा। ये देखिए, ये जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके से एकदम टाइटली बाँध दिया है और अब ये हाथ में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो पाएगा। जब ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा तो ये एकदम आराम से एकदम चिल हो जाएँगे और ये बहुत खुशी-खुशी अब डॉक्टर के पास जाएँगे। जी हाँ, thank you for the demo video, our backend team and especially UKG. So this was our today splinting, about splinting. There are different types of splints available. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे बॉडी के अलग-अलग पार्ट के लिए हम अलग-अलग तरीके से स्प्लिंटिंग कर सकते हैं। ओके, सो आप फुल बॉडी के स्प्लिंट्स भी आते हैं, खाली हैंड के लिए, खाली लेग के लिए, नेक के रीजन के लिए। जैसे कि आप F1 जो कार रेसेस होती हैं उनके अंदर में जब जो इंजरीज हो जाती है उनके अंदर देखेंगे कि स्ट्रेचर्स को उनके नेक के आसपास लगाते हैं स्पेशली फर्स्ट डे, ताकि उनके बॉडी का, उनके ब्रेन को कोई इंजरी हुई हो तो वो इमीडिएटली रेस्ट पे आ जाए। तो हमें याद क्या रखना है, PRICE, प्रोटेक्ट द इंजरी, रेस्ट द इंजरी, अप्लाई आइस पैक, C फॉर कम्फर्ट द पर्सन एंड कम्फर्ट द इंजरी एंड E फॉर एलिवेट फॉर द स्वेलिंग। अगर इमीडिएटली स्वेलिंग आ रही है तो हम एलिवेट करेंगे ताकि उनकी स्वेलिंग इमीडिएटली रिड्यूस हो जाए। एंड ये कुछ अलग-अलग तरह की हमारी ये है स्प्लिंटिंग टेक्निक्स है।
अब मैं आपको बताता हूँ कैरिंग एंड लिफ्टिंग के बारे में। जब किसी को कोई इंजरी हो जाती है तब कैरिंग एंड लिफ्टिंग बहुत अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास में स्ट्रेचर्स अवेलेबल नहीं हो, हमारे पास में कोई ऐसा आइटम इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं हो, तो भी हम हमारे घर में जो अवेलेबल आइटम्स हैं, उनसे हम कैरिंग एंड लिफ्टिंग का काम कर सकते हैं। उनसे हम किसी को उठा के नीचे रखने का, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का, एक अनसेफ जगह से सेफ जगह लेके जाने का काम कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, हमारी जो टीम है, हमने बागड़ी मार्केट में जब फायर केस हुआ था लास्ट ईयर, तो हमने वहाँ पे भी हमारी सेवाएँ प्रदान की थी और वहाँ पे ऐसा केस हुआ था जहाँ पे एक आदमी थोड़ा-सा इंजर्ड था, उसे हमने एक जगह से दूसरी जगह लेके गए थे कैरिंग एंड लिफ्टिंग टेक्निक का यूज़ करके। तो बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है ये, और जिसके अंदर में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हम सबसे पहले, अगर 2 रेस्क्यूअर हैं हमारे पास 2 जन हैं रेस्क्यू करने के लिए एक सिंगल पेशेंट को, तो हम कुछ अलग-अलग तरीके से हमारे पेशेंट को सेव कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगेन फॉर द डेमो वीडियो कि हम समझा सकें हमारे कैडेट्स को, हमारे आज के जो नए एमएफआर उभर के आ रहे हैं, हमारे साथ में सभी जेन ट्यूटोरियल के सभी जन हैं, उनको मैं बता सकूँ कि हम कैसे कैरिंग एंड लिफ्टिंग का यूज़ करके आगे बढ़ेंगे। तो रिक्वेस्ट टू योगेश जी फॉर प्लेइंग द वीडियो। योगेश जी, कैन यू हियर मी? जी नहीं, कोई बात नहीं। हम कैरिंग एंड लिफ्टिंग का वीडियो हम खुद ही चला लेंगे अभी, कोई बात नहीं है, एंड हम उनसे सीख लेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, वर्किंग ऑन इट। तो बेसिकली करना क्या होता है इस चीज़ के अंदर में हमें, कि हमें ये करना है कि हमें कोई भी तरीके से, कोई भी एक मेथड ऐसा चीज़ अप्लाई करना है, जिससे हम जो हमारा पेशेंट है, उसे हम एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट करके लेके जा सकें, ओके? तो पहला जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, उसे हम कहते हैं टू हैंडेड सीट। बहुत ही कॉमन चीज़ होता है टू हैंडेड सीट। बेसिकली क्या है कि जो हमारे दोनों कैडेट्स हैं, उन्होंने अपने प्रोमिनेंट हैंड को एक साथ लेंगे, और एक साथ लेके वो दोनों अपने हाथों को, देखिए जैसे कि दोनों का राइट हैंड लिया उन्होंने, और दोनों अपने राइट हैंड से एक ग्रिप फॉर्म करेंगे एक दूसरे के रिस्ट के ऊपर में, कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से जब वो ग्रिप फॉर्म करेंगे, तो उसके ऊपर में कोई भी पेशेंट आराम से बैठ के एक जगह से दूसरी जगह वो उनको लेके जा सकते हैं, ओके? तो ये था हमारा पहला 200 सीट मेथड, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव। ये आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अब हम आते हैं 300 सीट मेथड के ऊपर में। 300 सीट मेथड के अंदर बेसिकली क्या करना है, जैसे कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, कि जो हमारे एक कैडेट हैं, वो क्या करेंगे, अपने प्रोमिनेंट हैंड से अपने जो सेकेंडरी हैंड है उनके ऊपर में ग्रिप बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में यस, हमें जो ध्यान रखना है वो इस वीडियो में हमने दिखा कि हमें हमारे हाथ से कोई भी एक्सेसरी को हटा देना है, और उसके बाद में हम हमारे जो प्राइमरी हैंड है अगेन दूसरे कैडेट का, वो क्या करेंगे, अपने प्राइमरी हैंड से दूसरे वाले के हैंड के ऊपर में कुछ इस प्रकार से एक पोजीशनिंग फॉर्म करेंगे, जिससे आपके तीनों हाथ मिलके एक ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। देखिए इस देख सकते हैं आप, इस ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे, ओके? ये जब ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, तो क्या होगा कि आपका एक हाथ फ्री भी रह गया पीछे। अगर पर्सन अनकॉन्शियस है, तो वो आप अनकॉन्शियस पर्सन को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही ट्रायंगल का सीट होगा। और ये जो फ्री हैंड है, जी हाँ, बिल्कुल ये जो फ्री हैंड है हमारे पास में, वो पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। अगर वो पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में है या सेमी कॉन्शियस स्टेट में है, तो वो हो सकता है गिर जाए या आगे की तरफ झुक जाए, तो आगे तो फिर भी हमारे बॉडी के ऊपर में हम सपोर्ट ले सकते हैं, बट पीछे का कोई सपोर्ट नहीं होगा। तो क्या होगा कि हम उनको पीछे से सपोर्ट दे सकते हैं। जी हाँ, ये अब हमारे जो कैडेट हैं, वो छोटा-मोटा एक्टिंग कर रहे हैं, उन्हें लग गई है और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने का मौका मिल रहा है, बल्कि वो झूला झूलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी हाँ, उन्होंने झूला झूल लिया है, और ये देखिए बिल्कुल इस प्रकार से उनका जो पीठ में जो था वो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है फ्री हैंड से, और वो बहुत आराम से इसके ऊपर में बैठ गए हैं, ओके? तो ये था हमारा 300 सीट टेक्निक। अब मैं आपको बताता हूँ 400 सीट टेक्निक के बारे में। 400 सीट टेक्निक जो होती है, वो भी बहुत इफेक्टिव टेक्निक होती है। वो हमें तभी यूज़ करनी है जब जो पेशेंट है वो कॉन्शियस स्टेट में हो। करना वही है, करना क्या है कि हमें हमारे दोनों दोनों कैडेट क्या करेंगे कि दोनों अपने हाथों को लेंगे, दोनों अपने हाथों से अपने सेकेंडरी हैंड के ऊपर में एक ग्रिप बनाएँगे, कुछ इस प्रकार से। जी हाँ, दिखाते हुए
Yes, exactly. In this way we will make a position, and then we will also hold the hand of the other person in a way to form a square kind of a shape. See like this, हमारा जो फ्री हैंड था उससे हम दूसरे वाले के हाथ के ऊपर में हम एक सपोर्ट बनाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे जैसे कि देख पा रहे हैं, एक स्क्वायर सा एक शेप, एक रेक्टेंगल सा शेप आ गया है, जो भी एक पेशेंट के लिए सीट का काम करेगा। एकदम टाइटली पकड़ना है हमें, और ये जो सीट का काम है, ये जो सीट है ये बहुत ही पावरफुल सीट है। इसके अंदर में हम हमारे जो पेशेंट है उसका अगर वजन ज्यादा भी हो, 80-90 किलो तक का भी पेशेंट हो, तो भी हम उसे उठा सकते हैं। वो अपना दोनों हाथ जो होगा वो हमारे कंधे के ऊपर में डाल लेगा, और ये वापस हमारे जो कैडेट्स हैं वो फ्री में झूला झूल रहे हैं एक्टिंग करते हुए कि उन्हें जो चोट लग गई है। तो जी हाँ, बिल्कुल कुछ इस प्रकार से। और वो अब एक जगह से दूसरी जगह हम उनको सेफ पोजीशन से अनसेफ पोजीशन पे लेके जा सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। Right. So this was our technique where we showed you that how you can use a two rescuer method when there are two rescuer available. We can use different techniques and save the people. Okay. This was the two rescuer seating method. Now, if you are alone, अगर कोई आदमी अकेला है तो सर कैसे उठाएं हम? तो पिकअप बैग एंड पिकअप फ्रंट मेथड आपने देखा होगा, जैसे कि बेसिकली गोनी बैग्स को उठाया जाता है। जो माल ढोते हैं वो लोग उठाते हैं उस सामान को, वो लोग जिस तरीके से अपने कंधे के ऊपर सामान लेते हैं, हमें भी उस प्रकार से पेशेंट को उसके ट्राउजर से पकड़ना है, ट्राउजर से पकड़ के उसे अपने पीठ के ऊपर ले लेना है, और पीठ के ऊपर लेके आगे की तरफ लीन होते हैं थोड़ा सा, ताकि वेट हमारे बॉडी के ऊपर में पूरा बैलेंस हो जाए एंड हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। उसके बाद में जो हमने आपको बताया था कि वन आर्म कैरी, जो जिसे हम बेबी बेबी कैरी भी कहते हैं, उसे हम जैसे अगर कोई बहुत ही लाइट वेट पर्सन है, उसे हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो हम उसे वन आर्म कैरी कर सकते हैं। उसे हम एक ही आदमी वन मैन एंड यूजिंग बोथ हिज आर्म्स, वन आर्म कैरी। ओके। एंड द सेकंड टेक्निक इज द ह्यूमन क्रच। जब कोई होता है, ये बेसिकली आप देखते होंगे कि अब जब कोई फुटबॉल का मैच चल रहा है या कोई भी स्पोर्ट्स का मैच चल रहा है, तब आप देखेंगे द ह्यूमन क्रच काम आता है। ह्यूमन क्रच के अंदर में बेसिकली करना क्या होता है हमें, कि हमारा जो पेशेंट है उसके एक पाँव को हमारे दूसरे पाँव के साथ में, एडजेसेंट पाँव के साथ में बांध देना है, उसके हाथ को हमारे कंधे के ऊपर ले लेना है, कुछ इस प्रकार से देखिए, एंड हम उसको मूव करेंगे, पूरा बॉडी का वेट जो होगा वो हमारे बॉडी पे आएगा, एंड हम उसके बाद में एक जगह से दूसरी जगह मूव करके उसको उस एरिया से बाहर लेके जाएंगे, एक सेफ पोजीशन पे लेके जाएंगे। जी हाँ, ये हमारा सेशन था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि अलग अलग कैरिंग की टेक्निक्स क्या है, हम एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी किस तरीके से कर सकते हैं लोगों को। अब मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिसके अंदर में हम सीखेंगे लिफ्टिंग टेक्निक क्या है। एक जगह से अगर हमें लिफ्ट करना पड़े, हमारे पास में स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं है, तो हम घर पे बैठे बैठे स्ट्रेचर कैसे बना सकते हैं। आप बहुत ही शॉक हो जाएंगे कि आप अपने घर के अंदर में जो आइटम्स अवेलेबल है उनसे आप स्ट्रेचर बना सकते हैं। और आप जानना चाहेंगे कैसे, तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि आप अपने साथ में वो स्ट्रेचर किस तरीके से बना सकते हैं। जी हाँ, हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें चाहिए तीन आदमी जो टी शर्ट्स पहने हुए हों, और हमें चाहिए दो लंबे स्ट्रेट पोल्स, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सक रहे हैं। जी हाँ, यस, हमारी जो पोल्स हैं वो हमारे साथ में अवेलेबल हैं। ये आप देख सकते हैं, आपके 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 घरों में जहाँ पे पर्दे लगे हुए हैं उनमें भी रॉड्स लगे हुए हैं। मेरे घर के पीछे में जो पर्दा लगा हुआ है उस पर भी रॉड लगा हुआ है, तो हम उसका यूज करके स्ट्रेचर बना सकते हैं। कभी कभी हमारे घर पे बैम्बूज भी अवेलेबल हो सकते हैं, तो हम बैम्बूज का भी यूज कर सकते हैं। ओके, हमें करना क्या है कि दोनों एंड पे एक एक आदमी खड़ा होगा। दोनों एंड पे एक आदमी जो खड़ा होगा, वो एक जो बीच में आदमी है वो पहले वाले आदमी का स्ट्रेचर, जो उनके जो टी शर्ट पहनी हुई है, वो टी शर्ट को निकाल के उस पोल के ऊपर में लेके आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर में, एकदम सिमिलर तरीके से, बस वो टी शर्ट जो है बॉडी से निकाल के अपने जो पोल्स है उनके ऊपर में कुछ इस प्रकार से लेके आएंगे। परफेक्ट, एकदम बहुत इजी तरीका। वैसे ही वो सेकंड कैडेट के साथ में भी करेंगे। सेकंड कैडेट भी उधर घूमेंगे अभी, एंड उनकी भी जो टी शर्ट है वो भी निकलेंगे, और हमारे जो दोनों कैडेट्स जो दोनों सलमान खान है हमारे, वो उन्होंने अपनी अपनी टी शर्ट्स खोलेंगे इस वीडियो के लिए। जी हाँ, उन्होंने खोल लिया अपना टी शर्ट, एंड ये देखिए बिल्कुल इस प्रकार से वो जो टी शर्ट है वो उसको रॉड के ऊपर में लेके आ जाएंगे। ओके, उसके बाद में करना क्या है बेसिकली कि उस जिस रॉड के बीच में हम लोग खड़े थे, उस रॉड से हमें को बाहर निकलना है। हमें रॉड से बाहर निकल के हमें जो दोनों टी शर्ट है उन दोनों का गैप कम करना है। जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि चिराग जी दिखा रहे हैं, उन्होंने वो रॉड के बीच से बाहर निकले, एंड दोनों बाहर निकल के दोनों टी शर्टों को पास में ले आए। और ये जो स्ट्रेचर बना है वो आपका होम मेड एकदम रेडी स्ट्रेचर है। इससे आप एक आदमी को तो क्या, आराम से 50-60 किलो तक का कोई आदमी होगा, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली कैरी करके लेके जा सकते हैं। आप अपने घर में भी ट्राई कर लें, आपने अपने पापा चाचा किसी की भी टी शर्ट ले लें, 2 टी शर्ट्स ले लें, और टी शर्ट्स लेके उनसे आप ये स्ट्रेचर बना के अपने आप को झूला भी झूला सकते हैं इस स्ट्रेचर के ऊपर में। ओके, तो ये था हमारा ये जो टेक्निक था जिससे हमने टी शर्ट से हमने स्ट्रेचर बनाया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप घर में जो ब्लैंकेट होता है उससे भी स्ट्रेचर कैसे बना सकते हैं। टेक्निक वही है, हमें चाहिए 2 पोल्स और एक लंबा ब्लैंकेट।
जो हम रात को चादर ओढ़ते हैं, बेसिकली जो ब्लैंकेट्स यूज करते हैं, उसको यूज करते हुए हम इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बना सकते हैं। बेसिकली हमें एक विजुअली तैयार करना है कि हमें उस एक पोल को, जो ब्लैंकेट है उसके 2/3 रीजन पे, 2/3 रीजन जहाँ पे खत्म होता है वहां पे हमें उसको प्लेस करना है पोल को। उसके अंदर जो छोटा वाला साइड था उसको फ्लिप ओवर करके, जो सेकंड पोल था उसको एकदम जहाँ पे उसने एंड हुआ है उसे जस्ट थोड़ा सा पहले हमें वहां पे सेकंड पोल को रख देना है, और जो बड़ा वाला साइड था उसको पूरा का फ्लिप करके हमें उसके ऊपर में डाल देना है, छोटे वाले साइड के ऊपर में। तो इस तरीके से हमारा जो इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर है वो भी हमारा तैयार हो जाएगा। इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर तैयार होने के बाद में हम कोई भी आदमी को एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं। अगर मैं आपको कोई पिक्चर दिखना चाहें इसी के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर का यूज करते हुए, ये था टी-शर्ट स्ट्रेचर, जी हाँ, इसको यूज करते हुए हमने ऑन स्टेज ये प्रोग्राम दिखाया था, जहाँ पे हमारे जो पेशेंट थे उनका वेट लगभग 75-80 केजी का था, और हमने जो हमारी टी-शर्ट्स पहनी हुई थी उस टी-शर्ट से हम एक जगह से दूसरी जगह उनको कैरी करके लेके गए थे। और ये भी हमने जो इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर का जो अलग अलग तरीके थे वो बताते हुए मैंने आपको बताया अभी कि हम किस तरीके से स्ट्रेचर बना सकते हैं और इमरजेंसी के टाइम में किसी भी आदमी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। जी हाँ, ये था हमारा आज का सेशन। एंड अगर राकेश जी अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तो प्लीज आप इस सेशन को टेक ओवर करें सर, यहाँ से आगे। वंडरफुल जय, एक्सेलेंट सेशन। आज जैन ट्यूटोरियल्स के बच्चों ने MFR बनने की विधि सीखी आपसे। बहुत ही सार्थक उत्कृष्ट सेशन था ये। अब मैं फीडबैक के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री गौतम जी दुगड़ से। सर, आपको ये सेशन कैसे लगा और बच्चों के कैसे होगा, आपसे थोड़ी फीडबैक के लिए सर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गौतम जी दुगड़ से। हेलो Yes, sir. या ओम अरम आराध्य देव के चरणों में सत सत नमन। यहाँ कलकत्ता क्षेत्र में विराजित साधुवृंद के चरणों में सत सत नमन। सबसे पहले साधुवाद देना चाहूँगा अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के सभी पदाधिकारियों को एवं तेरापंथ टास्क फोर्स के सारे कन्वेनर्स को एवं साउथ हावड़ा तेरापंथ योग परिषद के कर्मठ अध्यक्ष श्री पवन जी बेंगानी और मंत्री श्री वीरेंद्र जी बोरा को, कि इस तरह का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग यंगस्टर्स को ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं जो कि शायद आम जीवन में डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम आ सकती है। कोई भी तरह की प्राकृतिक आपदा हो, नेचुरल कैलामिटी, कोई भी छोटा मोटा एक्सीडेंट, उसको हैंडल किस तरह से किया जाए, जिसके लिए हम लोग यंगस्टर्स को इतने अच्छे से तैयार कर रहे हैं। आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद है कि आप लोग समाज सेवा का एक ऐसा कार्य कर रहे हैं, और heartfelt thanks to you all for giving an opportunity to the students of Jain Tutorials for listening to your session, and I'll congratulate each and every student of Jain Tutorials जो लोग कि अभी लास्ट तक 2 घंटा के इस सेशन में अभी तक जो लोग जुड़े हुए हैं। मैं किसी के नाम तो नहीं लूंगा, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन रियली स्टूडेंट्स I won't thank you, rather you should be thankful, and on behalf of all my students, I thank the organizers for giving us an opportunity to witness and to learn a lot of simple techniques which are really mind blowing, जिससे हम लोग का शायद हम जीवन बचा सकते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें समाज सेवा के कार्य में भी आगे आना चाहिए। I think गुनगुन जायसवाल ने हैंड रेस किया है। गुनगुन, you want to speak something? You can unmute yourself. गुनगुन? नहीं, शायद गलती से हैंड रेस हो गया होगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बच्चों का भी एंड आप लोगों का भी। और जय जी, जय चौड़िया जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि 2 घंटा कंटिन्यूअस आपने जिस तरह से ये सेशन लिया है, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। एंड नो डाउट बागड़ी मार्केट अग्निकांड के टाइम तेरापंथ टास्क फोर्स ने जो काम किया था वो हमारे आंखों के सामने था, हमने खुद देखा था, हमने खुद विटनेस किया था। दैट ग्रेन
टी शर्ट्स के साथ दूर से आइडेंटिफाइबल था कि यस हमारा ये 13 टास्क फोर्स का टीम है, एंड गर्व से सीना चौड़ा हो जाता था कि यस हमारे समाज में ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आपदा के समय irrespective of caste, color or creed, we are ready to help everyone. एग्जैक्टली सर, ये हमारे लिए बहुत प्राइड का मोमेंट था कि वहाँ पे किसी को एंट्री करने का मौका नहीं मिला था, बट हमारी टी शर्ट्स की वजह से, हमारी जो ट्रेनिंग है उसका जो पहचान है ये टी शर्ट, उस टी शर्ट की वजह से हमें वहाँ पे एंट्री करने का एक बार में मौका मिला, और हमने फायर ब्रिगेड के साथ में वहाँ पे सभी की सहायता करने की प्रयास किया था हमने। नहीं सर, ये बहुत ही गर्व का मौसम का कार्य था। विश्वास माने तो अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि हमने जो देखा था वो दृश्य, और जिसको बोलते हैं 56 इंच का सीना हो गया था कि यस हमारा समाज इस तरह का कार्य कर रहा है। एंड वंस अगेन, बट उपाय नहीं मुंह से निकल रहा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड टिल द एंड यू पीपल वे देयर। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। और एक बार और वीरेंद्र जी, पवन जी बेंगानी को बहुत बहुत साधुवाद। एक सप्ताह से रेगुलर मेरे टच में थे एंड उन्होंने ये मौका दिया हमारे स्टूडेंट्स को, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गौतम जी, आपसे ये तारीफ हमारे ट्रेनर्स के लिए बहुत अच्छा लगा सुन के। आई वुड लाइक टू इनवाइट द होस्ट ऑफ टुडेस प्रोग्राम, TYP साउथ हावड़ा प्रेसिडेंट पवन जी बेंगानी। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ पवन जी, आवाज आ रही है। वंदे गुरुवरम, वंदे सतीवरम। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वावधान में आज मिशन एम्पावरमेंट का ये वर्चुअल प्रोग्राम हमारी परिषद के द्वारा आयोजित हुआ, और इसमें हमारे राष्ट्रीय सह मंत्री श्री अभिषेक जी पोखरना, TTF के प्रभारी, अवध परिवार परिषद के सभी सदस्य और जैन ट्यूटोरियल के श्री गौतम जी दुगड़ और उनके बच्चे आज इस ट्रेनिंग सेशन में शामिल हुए। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। ट्रेनर जय जी चौरडिया कंटिन्यू 2 घंटे के आज सेशन उन्होंने लिया, आप भी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संदीप जी कोठारी और उनकी टीम की एक दूरगामी सोच है कि कैसे 13 टास्क फोर्स को जो है सिर्फ 13 समाज तक सीमित नहीं रख करके स्कूल, कॉलेजेस और अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप करके हर जनमानस तक ये इंफॉर्मेशन कि कैसे आपदा और विपदा के समय हम इन छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन और जो सूचनाएं हमें प्राप्त हुई आज, इनके साथ कैसे हम अपना और दूसरे का जीवन बचा सकते हैं। और जैसे उन्होंने बताया कि बागड़ी मार्केट में, और मैं खुद भी वहाँ पे अपनी टीम के साथ भी गया हुआ था वहाँ पे, तो हमने देखा कि उसमें कितनी ट्रेनिंग भी हमारे पास नहीं थी, सोचनी थी, लेकिन एक काम करने की ललक थी कि ऐसी जब आपदा और विपदा आए तो हम उस समय अपना चाहे समाज हो चाहे दूसरे समाज हो, सभी को वहाँ सहायता पहुँचा सकें। तो आज ये जो ट्रेनिंग हम सबको प्राप्त जो मिली है, तो कहीं ना कहीं हम सबको ये लाभान्वित करेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और अब सभी अखिल भारतीय के लिए इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद कि हमें भी आज ये कार्य करने का मौका मिला। ओम अरहम। धन्यवाद पवन जी। अब सेशन के समापन की ओर बढ़ते हैं। आभार ज्ञापन के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा TYP साउथ हावड़ा के मंत्री महोदय श्री वीरेंद्र जी बोहरा से। धन्यवाद। आराध्य के श्री चरणों में कोटि से वंदन। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महासमन जी को सहभक्ति वंदना। साउथ हावड़ा में विराजित साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी एवं सहवर्तिनी साधियों को मेरा वंदना। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आभा ट्यूब संपूर्ण भारत में जन उपयोगी आयाम चला रही है। सात्विक प्रसन्नता है कि इसी क्रम में आज TYP साउथ हावड़ा को भी आभा ट्यूब के तत्वाधान में मिशन एम्पावरमेंट कार्यक्रम करने का एक सौभाग्य मिला। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आभा ट्यूब के ऊर्जावान और प्रेरणा स्रोत राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान संदीप जी कोठारी का, महामंत्री महोदय श्रीमान मनीष जी दफ्तरी, उपस्थित सह मंत्री श्रीमान अभिषेक जी पोखराना जी का, TTF के राष्ट्रीय प्रभारी श्री विकास जी बोत्रा, सह प्रभारी श्रीमान जितेश जी पोखराना, साथ ही हमारे कलकत्ता के साथी अजय जी पिंचा, जिनका बहुत ही अतुलनीय सहयोग रहा इस कार्यक्रम को बहुत ही कामयाब बनाने में। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा साथ ही जैन ट्यूटोरियल के डायरेक्टर श्री गौतम जी दुगड़ का, जो हमारे संस्थापक सदस्य भी हैं एवं
टीपीएफ साउथ हावड़ा के संस्थापक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका हमेशा की भांति इस बार भी हमें उनका अतुलनीय सहयोग मिला, जिनका सभी स्टूडेंटों ने इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। आभार व्यक्त करता हूं मैं संपूर्ण टीटीएफ टीम का, जिन्होंने बहुत ही उपयोगी छोटी छोटी किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। इसके साथ मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा जय जी चौड़िया का, जिन्होंने हमें बहुत सी ज्ञान की बातें बताई, जो कि मुझे भी खुद भी कुछ भी नहीं मालूम था इस बारे में कि स्नेक बाइट में सोप वाटर का यूज किया जा सकता है। इसके बारे में मुझे भी इसकी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि आज मुझे भी बहुत लाभ मिला इसके बारे में। सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद एवं कृतज्ञता। ओम हरम। थैंक यू वीरेंद्र जी। पुनः आप सबका आज इस कार्यक्रम में आप सब पधारे और एमएफआर बनने की विधि सीखी जैन ट्यूटोरियल्स के बच्चों ने। थैंक यू वंस अगेन एंड दैट्स फॉर द डे। थैंक यू ईच एंड थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद।